हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आइए हम बात करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो इससे पहले यहाँ तक के लिए हम बात कर चुके हैं। पिछले वीडियो अगर नहीं देखें तो प्लीज़ आप वीडियो देख लें। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के बताते हैं। हम जानते हैं जो ऑर्डर क्या होता है भाई, ऑर्डर इज द एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। हम जानते हैं ये जब भी आएगा ऑर्डर जो भी हो तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन फैक्ट है। ए से बी जा रहे हैं, ठीक है, और ये आपको एक्सपेरिमेंटली गिवन है। दीज आर द गिवन, ये आपको गिवन है, एक्सपेरिमेंटली लिखा हुआ है, एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से अगर एट टी इक्वल टू 0 पे लेते हैं तो सपोज दैट ए का कंसंट्रेशन, ये ए कैपिटल ए का कंसंट्रेशन ए ले लिए, इसी को लिखते हैं सी नॉट। यहाँ पे लिख सकते हैं सी नॉट या ए नॉट, कुछ भी लिख लीजिए। और उस समय तो प्रोडक्ट तो कुछ भी नहीं बना होगा, लेकिन एट टी टाइम इंटरवल पे ए में से कुछ तो डिसोसिएट हुआ होगा ना, तो ए माइनस एक्स डिसोसिएट हुआ, तो बचा क्या, सी टी टाइम पे, यानी कि कंसंट्रेशन एट टाइम टी पे क्या बचा भाई, ए माइनस एक्स बचा है। इसी सी टी को हम ए टी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए नॉट लिखा तो या ए टी लिख दिया, सी नॉट लिखा तो सी टी लिख दिया, ठीक है। तो अब जितना ये डिसोसिएट करेगा उतना ही प्रोडक्ट में बनेगा, ऐसा नो। आयनिक इक्विलिब्रियम आप पढ़े होंगे बहुत अच्छे तरीके से, तो आप समझ पाएंगे और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जितना ये डिसोसिएट होगा उतना ही ये बनेगा, ठीक है, क्योंकि 1:1 रेशियो में। खैर, तो यहां से जब ये होगा तो इसके लिए प्रोपोर्शनलिटी को हमने के से रिप्लेस कर देते। के से रिप्लेस करने तो हमको क्या मिलेगा भाई, ये वाला मिल जाएगा, आर इक्वल टू के ए के पावर 0। अब देखिए ए के पावर 0 जो होता था दीज आर इक्वल टू 1, यानी कि हम क्या केवल के लिख सकते हैं, और के इज द कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट लिया। इसका मतलब क्या हुआ, जो जीरो ऑर्डर के लिए क्या समझ में आया, जो आर इज इक्वल टू के होगा, ये यही समझ में आया ना जीरो ऑर्डर के लिए, ठीक है। इसके लिए ग्राफ अगर बनाकर दिखाए, ये ऐसे बनाकर दिखाएं तो क्या बनेंगे, ये आर और ए का कंसंट्रेशन, तो देख लीजिए आर बढ़ेगा तो ए का कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, ऐसे ही, यानी कि सॉरी ए का कंसंट्रेशन बढ़ना चाहिए, लेकिन इसके पावर में क्या है, 0 है, यानी कि कितने भी ए का कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये 0 है। तो आर क्या हो जाएगा, ऑलवेज कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि ये हमारे पास क्या सीखने को मिला, यहाँ पे ये देखिए बोलता है जो आर को बढ़ाते जाओ, तो क्या या ए को बढ़ाते जाओ, यहाँ पे ये इसको बढ़ाते जाए, तो कहता है जो आर का वैल्यू भी बढ़ना चाहिए था, नहीं। यहाँ पे हमारे पास अगर ये सिचुएशन होता, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का कंसंट्रेशन, तो ग्राफ ऐसे नहीं था, ऐसे होता, ठीक है। लेकिन इसके पावर तो 0 है, तो आप ए को कितने भी बढ़ा ले उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बढ़ाते जाए तो कितना हो जाएगा, सपोज दैट 5 था, 5 का पावर 0 हो जाएगा तो भी 1 हो जाएगा, 10 का पावर 0 होगा तो भी 1 होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि आर क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट, दैट्स अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये हुआ आपके पास ग्राफ, इसके बीच में क्या होता है। अब इसी को हम बोलते हैं सी नॉट को इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए बोलते हैं या ए नॉट बोलते हैं। इसको इनिशियल यानी कि सी नॉट को बोल सकते हैं या ए नॉट बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। सेम है उसी तरीके से सी टी को क्या बोल सकते हैं, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ ए टी बराबर ए टी लिख सकते, ए को ए टी लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। आपने ये सीखा रेट लॉ एक्सप्रेशन, इसको लिखने के लिए, इसको रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखने के लिए आप जानते हैं, हम जानते हैं ये इसके लिए दी जाता है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन की बात आर को बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन, और रेट ऑफ रिएक्शन इसको लिखना होगा। अरे इस इक्वेशन को तो आप क्या लिखिएगा, आप तो यही लिखिएगा ना, आर इक्वल टू क्या होता है, दी जाता है रिएजेंट होता है, यानी कि वो डिक्रीज करता है, तो माइनस डी ए बाई डी टी ऐसा लिखेंगे, इक्वल टू, अब देखिए इसका कोफिशिएंट 1 आता है क्योंकि ये आर लिख रहा हूँ, इक्वल टू यहाँ क्या लिखेंगे, बी के लिए क्या लिखेंगे, प्लस डी बाई डी टी का कोफिशिएंट 1, ऐसे लिखते हैं ना, आप लिखते हैं। और आपने यहाँ से ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, यहाँ से ये समझिए आर इक्वल टू के हो सकता है, तो आर का वैल्यू में इक्वल टू में के लिख दिया मैंने, ये के लिख दिया, ओके। अब मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ, इन दोनों को लेकर के चल रहा हूँ, साथ में इंटीग्रेट करके देख रहे हैं, तो वही चीजें लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए सेम है, ये बातें वही बातें लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने लिखा आर इक्वल टू दिस और दिस इक्वल टू, तो इसको इंटीग्रेट किया। आप कहेंगे सर इसको क्यों नहीं ले, इसको भी ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी ले सकते हैं, बस रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो। लेकिन हमारे पास क्या बात कर रहे हैं, हम रिएक्टेंट के बारे में बात कर रहे हैं। जब रिएक्टेंट ही खत्म होता है तो इसके बारे में हम इससे आसानी से हम कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। और जितना बचेगा, जितना रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा उतना प्रोडक्ट में चला गया, तो हम कर पाते हैं। तो यहाँ पे माइनस डी ए बाई डी टी के लिए इक्वल टू के लिख सकते हैं इसके लिए, और दैट इज इक्वल टू, देखिए डी टी को क्या करना है, इसके नीचे ले जाओ, सॉरी इसके साथ लेके चल जाए, तो यहाँ पे चले गया के तो कांस्टेंट है, बाहर चला गया, डी टी आ गया, और ये आप जानते हैं ये क्या होता है, डी एक्स इक्वल टू एक्स हो जाता है, यानी कि कोई भी चीज़ का अगर इसके लिए इंटीग्रेट करें तो ए के बराबर हो जाएगा,
और ये माइनस है तो माइनस रह जाएगा, ऊपर में सी टी हो जाएगा, सी नॉट हो जाएगा। आप इंटीग्रेशन के बारे में 10th क्लास के लिए थोड़ा बहुत एडवांस में अगर जानते होंगे तो जानते होंगे, अन्यथा आपको ये याद रखना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ये इंटीग्रेशन किसी भी चीज़ के लिए dx के लिए होता है तो x के बराबर होता है, ये बात पता है आपको, ये होना पड़ेगा। ओके, और इसका लिमिट क्या होगा, क्या है कि कंसंट्रेशन शुरू में कंसंट्रेशन कितना लिया है ए सी नॉट, अब बाद में कंसंट्रेशन कितना हो गया तो सी टी, यानी कि एट टाइम टी इंटरवल पे इतना और शुरू में इतना। तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन को यहाँ लिखते हैं, फाइनल को यहाँ लिखते हैं, और ये जीरो टाइम जीरो से लेकर के कहाँ पे चला टी टाइम पे। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके लिए के हो जाएगा। और हम फिर से अभी बताया था dx का इंटीग्रेशन x होता है, उसी तरीके से dt का इंटीग्रेशन क्या होगा t हो जाएगा। तो यहाँ t लिख दिया मैंने, और यहाँ पे लिमिट 0 से t लिख दिया। अब यहाँ पे पुट कर दो तो ये माइनस को माइनस रख देना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट सी टी रख दीजिए, ए की जगह पे सी टी रख दीजिए, फिर माइनस, और ये नीचे में चूंकि जब नीचे वाला पुट करता है माइनस होता है, दैट इज इक्वल टू तो के इक्वल टू टी माइनस जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इस माइनस को अंदर कीजिए, अंदर कीजिएगा तो कहते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, और ये सी टी माइनस में जाएगा, तो ये देखो सी टी माइनस में, यहाँ पे माइनस में गया, एंड दैट इज इक्वल टू के टी। तो आपको क्या फॉर्मूला याद रखना है, सी नॉट माइनस सी टी, सी नॉट माइनस, यहाँ पे करता हूँ, सी नॉट माइनस सी टी इक्वल टू के टी। ये आपको एकदम बिल्कुल ध्यान रखना है, सी नॉट माइनस सी टी इक्वल टू के टी। ठीक है, ठीक है। अब इसी को लिख सकता है कहेंगे ए नॉट माइनस ए टी इक्वल टू के टी। ठीक है, ये किसके लिए भाई, जीरो ऑर्डर के लिए। हम पढ़ क्या रहे हैं, जीरो ऑर्डर। तो ये सी नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ये सी टी क्या है, अतः फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, चूंकि हमने ये रिएक्टेंट से रिलेट किया है, तो फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, और के क्या आता है, के इज द कांस्टेंट और टी इज द टाइम टेकन, यानी कि टाइम कितना से लगा सी नॉट से सी टी आने के लिए कितना टाइम लगा, उस टाइम को बोलते हैं टोटल टाइम। ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, ये जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अब इसी को ग्राफ के बारे में बात करें, इसी के लिए अभी अभी आपने देखा, क्या देखा, सी नॉट माइनस सी टी इक्वल टू के टी आपने देख लिया, ये वाला देख लिया। इसी को ग्राफ में चेंज करो, ये सी नॉट है, ये टी है, तो ये क्या होगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो c तो जीरो है यहाँ पे, राइट नाउ जीरो हो जाएगा। अरे अब ग्राफ के बारे में तो इसे ही होता ना, ये ग्राफ का इक्वेशन है नीचे वाला, ये वाला इक्वेशन है ग्राफ का। ठीक है, अब इसको कंपेयर करते हैं, तो ये y डायरेक्शन पे क्या, y डायरेक्शन में क्या, सी नॉट माइनस सी टी, ये कर दिए। और ये x डायरेक्शन में क्या है, तो ये देखो t है जो x डायरेक्शन में है, तो चलेगा t, यानी कि ये k क्या है, दीज आर द m इज द स्लोप, तो इसीलिए बोलते हैं स्लोप इज इक्वल टू k। ठीक है, और स्लोप को हम टेन थीटा के बराबर, यानी कि अगर ये स्लोप ऐसे दिया है और ये थीटा दिया है, तो इनडायरेक्ट वे में k का वैल्यू दिया है। चूंकि आप क्या करेंगे, आप जानते हैं स्लोप इज इक्वल टू होता है टेन थीटा, तो थीटा का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो k का जो वैल्यू, यानी कि जो वैल्यू इसका सपोज दैट 45 डिग्री, 10 यहाँ पे लिख देता, दैट इज द 45 डिग्री लिख देता, क्वेश्चन में देता थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो आपको क्या समझ में आना चाहिए, 10 45 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1, यानी कि दी जाता है के का वैल्यू, यानी कि के का वैल्यू कहाँ पुट करना है, 1 के बराबर पुट करना। तो इनडायरेक्ट वे में आपको ग्राफ में न दे करके केवल थीटा दे देगा और लैंग्वेज में पूछ देगा, और उसके बाद से ये फॉर्मूला पे पुट करना होता है, तो के का वैल्यू आपको रखना पड़ेगा। ओके, और सी का वैल्यू जीरो, तो इसलिए ये स्ट्रेट लाइन। तो आप ग्राफ इस बारे में समझते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं, सी नॉट माइनस सी टी इक्वल टू क्या लिखा था भाई, के टी, ऐसा लिखा था ना। अब ये देखो, ये लिखा हुआ, अब आपको इस इक्वेशन को किसी भी तरीके से इस तरीके से लाना है जो y एक्सिस पे हो, ये वाला y एक्सिस पे हो और ये वाला x एक्सिस पे, आपको किसी भी तरह से इसे लाना है। तो कैसे करेंगे बोलिए, x एक्सिस पे t लाना है, y एक्सिस पे ct लाना है। तो हम क्या करें, इसको इधर कर दो, लो भाई सी नॉट माइनस के टी कर दूँ एंड दैट इज इक्वल टू सी टी, ये हो गया। तो y इज इक्वल टू क्या होता है, एम एक्स प्लस सी, ऐसा कर दूँ मैं, हाँ कर सकता हूँ मैं कुछ रॉकेट साइंस देगा, इसको उलट दिया। ओके, आपने कहा जो टी डायरेक्शन में है, लो भाई ये टी एक्स पे टी हो गया, सी टी वाई पे हो गया, ये तो खत्म। इसका मतलब स्लोप कितना हो गया भाई, माइनस के हो गया, और ये क्या हो गया, सी क्या हो गया, दैट इज 10 से इंटरसेक्ट पॉइंट, यानी कि स्लोप जब ये हो गया तो ये स्लोप देखिए दैट इज इक्वल टू माइनस के, और के को हम जानते हैं टेन थीटा, यानी कि आपको थीटा का वैल्यू गिवन होगा। थीटा का वैल्यू जब गिवन होगा तो यहाँ पुट कर देंगे, इक्वल टू माइनस के कर देंगे, जो वैल्यू आएगा वो माइनस के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और इसी को हम लोग लिखते हैं, स्लोप को ही एक और फॉर्म में लिखते हैं, dy बाई डी एक्स भी लिखते हैं। तो आपको ये भी क्वेश्चन में दे सकता है dy dx इक्वल टू इतना,
यानी कि के हो जाएगा, के हो जाएगा तो माइनस dy बाई डी एक्स इक्वल टू स्लोप हो जाएगा एंड दैट इक्वल टू माइनस के हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू भी दिया होगा तो k का वैल्यू इनडायरेक्टली गिवन होगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। क्या बस मैंने कुछ किया नहीं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लाना है, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे सी टी हो गया, यहाँ टी हो गया। अब देखिए फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्टेंट कैन बी कंज्यूम्ड कंप्लीटली, इसका मतलब क्या समझ में आया, यहाँ पे जब यहाँ से जब चला तो ये एकदम चलते चलते आया और यहाँ पे टच हो गया, यानी कि सी टी का वैल्यू जीरो हो जाएगा। सी टी का वैल्यू जीरो क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए स्लोप क्या हो जाता है निगेटिव, ये क्या होता है निगेटिव, धीरे 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 आकर के कहीं ना कहीं तो इसको टच करेगा। जब यहाँ पे टच करेगा इसका मतलब क्या हुआ, ये कंसंट्रेशन, ये सी नॉट था ना, ये सी नॉट धीरे धीरे खत्म होते 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 यहाँ पे सी टी इक्वल टू जीरो। यानी कि क्या समझ में आया, जो जीरो ऑर्डर के केस में अभी हमने फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं किया, मैं जीरो ऑर्डर के बारे में बता रहा हूँ, जो कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, रिएक्टेंट कंप्लीटली खत्म हो जाता है, यानी कि ए से बी जाएगा तो कभी ऐसा टाइम आएगा जैसे 10 इक्वल टू 10 सेकेंड, टी इक्वल टू 10 सेकेंड में करेंगे तो हो सकता है इसका कंसंट्रेशन जीरो हो जाए और इसका कंसंट्रेशन पूरा ए के बराबर हो जाए, यानी कि या ए नॉट के बराबर हो जाए, टोटल के टोटल बन जाएगा। ठीक है, ये पूरे के पूरे खत्म होकर के इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा संभव है इन केस ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ओके, ये देखिए जब यहाँ पे इक्वेशन बोला है जब रिएक्टेंट खत्म हो जाते हैं यहाँ पे जीरो पुट करो, जीरो पुट करेंगे तो क्या समझ में आएगा, के टी इक्वल टू क्या हो जाएगा सी नॉट। आपने यही बोला ना, के टी इक्वल टू क्या हो जाएगा सी नॉट। इसका मतलब टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देख लीजिए टी इक्वल टू क्या होता है सी नॉट बाई के। अब जब हमारे पास जो भी रिएजेंट आपने लिया ए से बी लिया, अब कह रहे हैं जी ये कंप्लीटली जीरो हो गया, इसका मतलब 100% टी इक्वल टू 100%। इस 100% ऐसे लिखा इसलिए जाता है ये टोटल के टोटल जो रिएक्टेंट है वो खत्म हो जाना, 100% कंज्यूम हो जाना, उसी को लिखते हैं टी इक्वल टू 100%। यानी कि टाइम कितना टाइम लगा 100% कंज्यूम होने के लिए, ये इसी को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो या तो टी लिख देता तो सी नॉट बाई के कर दीजिए, या टी 100% भी लिख सकता है क्वेश्चन में, तो ये आपको बहुत ज़्यादा आश्चर्य होने की जरूरत नहीं। बस आपको ये ध्यान रखना है ये टी इक्वल टू क्या मिला आपको, सी नॉट बाई के। ठीक है, और ये वाला फॉर्मूला हमने पहले भी दिखाया था, जो एट टी टाइम पे यानी कि आफ्टर टी इंटरवल पे हमारे पास कंसंट्रेशन क्या बचेगा ये देख लिया, लेकिन कंप्लीटली जीरो हो जाना होगा, कंप्लीट सी टी का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो इसके लिए सी नॉट बाई के आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, यही चीज़ें लिखा, सी नॉट से कहाँ जा रहा है, जीरो चला जाए तो बोलता है टाइम टेकन क्या होगा, तो ये वाला टाइम टेकन हो जाए, ये वाला टाइम टेकन हो गया। ठीक है, ठीक है। अब देखिए अगर सी नॉट से सी टी हो गया, के टी हो गया, अब कहता है जी नहीं जीरो नहीं हो रहा है, ये कह रहा है जी एक्स डिकम्पोज करा, यानी कि इसमें से एक्स डिसोसिएट हो रहा है। तो ये पहले ए नॉट था और सी टी हो गया ए माइनस एक्स हो गया, अगर एक्स डिसोसिएट हो दैट इज इक्वल टू के टी कर दिया। इनको वैल्यू को पुट करो तो ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी ऐसा कर दीजिए, तो ये देखिए ए माइनस ए प्लस एक्स हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, यानी कि जी दैट इज इक्वल टू के टी। यानी कि आफ्टर टी टाइम पे अगर जीरो नहीं हुआ, आफ्टर टी टाइम पे कितने डिसोसिएट हुए आपको ये बनाना है। तो जैसे जैसे टाइम को बढ़ाएंगे वैसे वैसे डिसोसिएशन बढ़ेगा, क्योंकि जो आपने क्या कहा जे एक्स इज इक्वल टू के टी होता है, के इज द कॉन्स्टेंट और एक्स इज, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला हुआ एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, यस और नो, ये देखो टी हो गया तो एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ऐसे बढ़ा बढ़ा। तो जब हमारे पास एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होगा तो इसके लिए ग्राफ ऐसे हो जाएगा, देख लीजिए ये स्लोप। अब इस केस में स्लोप क्या हो जाएगा, वाई के हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, क्योंकि वाई इज इक्वल टू क्या होता है एम एक्स प्लस सी, सी क्या है यहाँ पे जीरो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स डायरेक्शन में तो टी चला गया, यानी कि एम का वैल्यू क्या हो गया के हो गया, दैट इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, तो हमने क्या क्या सीखा है यहाँ पे, ये तीन फॉर्मूला देखा, सी नॉट माइनस सी टी इक्वल टू के टी होता अगर टाइम इंटरवल देता है 10 सेकेंड और पूछता है सी टी का वैल्यू क्या होगा, तो ये पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला बोलता है जब अगर आपको ये कहता है 100% डिसोसिएट हो गया तो सी नॉट माइनस के कर दो, सी नॉट बाई के कर दो, तो ये वाला हो गया। अब तीसरा पूछता है जी ये बताइए जी आफ्टर 10 सेकेंड के बाद से कितने डिसोसिएट हुए, तो एक्स इज इक्वल टू के इंटू टी कर दीजिए, यानी कि तीन फॉर्मूला आपने पढ़ा, तीन फॉर्मूला पढ़ा, कितना कितना डिसोसिएट किया टाइम 10 सेकेंड पे, आप मानते हैं जी कितने टाइम में ये कंप्लीटली जीरो हो जाएगा, तो सी नॉट बाई के कर दीजिए। और बोलता है जी 5 सेकेंड में हमारे पास सी टी का वैल्यू क्या हुआ, तो ये तो आपको पता रहेगा, ये आपको 5 सेकेंड दिया, ये वाला पता है, तो ये सी टी निकल जाएगा। ठीक है, तो हमको मोटा मोटी यहाँ पे तीन फॉर्मूला आपको समझ में आया, राइट।
अब देखो सी टी इजकल टू टी 100%, इसका मतलब क्या, सी टी इजकल टू 0, ये फिक्स है। जब टी 100% देते थे तो इसी को टी को तो आप बता रहे थे सी नॉट बाई के, इसी को टी इक्वल टू 100% लिख देता है कहीं कहीं, एंड दैट सी नॉट बाई के कर देंगे वैसे ही वही चीज़ें लिखा, यानी कि रिएक्शन कंप्लीटेड उस समय। अब बात करते हैं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ पीरियड किसको बोलते हैं? हाफ लाइफ पीरियड बोलते हैं जब सपोज दैट यहाँ से ए से चला गया बी में चले गए, अगर ये कह रहे हैं जब 5 मोल लिया हुआ है तो इसका हाफ कितना बनेगा, यहाँ इसको बनने के लिए कितना हो जाएगा, 5/2 बन जाएगा, और 5/2 मोल बन जाएगा। जितना टाइम लगेगा उसी को बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम, यानी कि इसका कंसंट्रेशन को आधे होने के लिए कितने टाइम की जरूरत पड़ती है, दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ टाइम। इसी को हाफ लाइफ टाइम को बोलते हैं टी हाफ बोलते हैं। जैसे आपने टी 100% किया तो यहाँ पे टी क्या कर देंगे, 50% बोल देंगे, ठीक है। उसी तरीके से टी हाफ करना है, जैसे इसके लिए केवल टी लिखते थे, हमने टी हाफ लिख दिया। इसके लिए टी को टी 100% लिख सकते हैं, तो इसको टी 50% लिख सकते हैं, वैसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो लिखा हुआ है व्हेन रिएक्शन इज हाफ, जब रिएक्शन हाफ हो जाता है यानी कि टी 50% इज कंप्लीटेड, उसी को बोलते हैं क्या, हाफ लाइफ पीरियड बोलते हैं। यानी कि 50% ऑफ रिएक्टेंट हैज बीन कंज्यूम्ड, 50% रिएक्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाएगा, ठीक है। उसी को बोलते हैं क्या, हाफ लाइफ पीरियड। अब देखते हैं हाफ लाइफ पीरियड के लिए क्या क्या डेफिनेशन होता है, क्या क्या होता है। अब देखो यहाँ पे आपने कहा जो सी नॉट से कहाँ चला जाएगा, सी नॉट बाई 2 चला जाएगा, दैट इज इक्वल टू सी टी हो जाएगा। अपने ये जानते हैं चूंकि इसका आधा कंसंट्रेशन हो जाएगा तो वही उसी टाइम को बोलते हैं क्या, दैट इज द हाफ लाइफ टाइम, ठीक है। तो अब देखिए सी नॉट से कहाँ चला गया, सी नॉट बाई 2 चला गया, दैट इज इक्वल टू सी टी, ये रिमेनिंग बचा होगा। अब सी नॉट माइनस है, हाँ सी नॉट माइनस, अब फॉर्मूला सी नॉट माइनस सी टी इक्वल टू के टी। आपने जानते हैं ये आफ्टर टी टाइम इंटरवल पे हमारे पास कंसंट्रेशन कितना बचा है, इसी फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो सी टी का वैल्यू कितना हो गया भाई, सी नॉट बाई 2, और इसका वैल्यू कितना है, सी नॉट, एंड दैट इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट, टी आपको निकालना है। अब देखिए यहाँ पे माइनस कर दे, सी नॉट माइनस सी नॉट बाई 2 इक्वल टू के टी कर दिया, और टी इक्वल टू अगर ये 0 होता तो सी नॉट बाई सॉरी यहाँ से टी इक्वल टू 0 नहीं, यहाँ से यहाँ से निकालिए, तो सी नॉट माइनस सी नॉट बाई 2 इक्वल टू के टी। अब यहाँ से टी निकाल दो, टी क्या निकल जाएगा भाई, तो यहाँ पे क्या सी नॉट बाई 2, और यहाँ पे के था तो के को नीचे ला दिया, यहाँ पे ये हो गया। अब ये जो टाइम पीरियड निकला है ये क्या निकला, टी हाफ निकला है, यानी कि ये क्या बोलता है, टी 50% निकला है। क्यों 50% निकला है, क्योंकि आपने कहा जो कंसंट्रेशन को आधा करने में जो टाइम लगता है उसी को टी हाफ बोलते हैं। तो आपने ये जो टी निकाला, ये जो टी है ये कंप्लीट थोड़ी डिकम्पोज करने की बात कर रहा है, नहीं कंप्लीट डिसोसिएट नहीं हो रहा है, ये कह रहा है आधा ही डिसोसिएट करते, यही टाइम बताओ तुम, तो ये टाइम निकालेंगे, दैट इक्वल टी हाफ, दैट इक्वल टी 50%, यानी कि हम क्या समझे, सी नॉट बाई 2 के आ गया। तो हमको ये चीज़, दो चीज़ें आपको अब क्या क्या देगा, देखिए दैट इक्वल टू टी हाफ लिख सकता है, मैंने टी निकाला है इसलिए यहाँ टी लिखा है, लेकिन ये टी हाफ है, टी हाफ लिख सकता है या टी 50% लिख सकते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू सी नॉट बाई 2 के। अच्छा एक चीज़ बताओ, सी नॉट बाई के कब के लिए होता था, दैट इज इक्वल टू टी इक्वल टू 100%। अब जब 50% है तो बाई 2 कर दो ना भाई, तो इससे हो गया, यस और नो। तो सी नॉट बाई, तो ये चीज़ें आपको तीसरा चौथा फॉर्मूला मिला। पहला वाला फॉर्मूला फिर से एक बार रिपीट करें, सी नॉट माइनस सी टी इक्वल टू के टी। उसके बाद से दूसरा फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, सेकंड फार्मूला में क्या बताया था, देखिए इधर सेकंड फार्मूला में हमने क्या बताया, 3 फार्मूला बताया। ये देखिए टी इक्वल टू कितना बताया, सी नॉट बाई के, और एक्स इक्वल टू क्या बताया, के टी। तो यहाँ दूसरा फार्मूला क्या था, एक्स इक्वल टू के टी हो गया, और एक और क्या था भाई, टी इक्वल टू सी नॉट बाई के बता दिया। ये 3 फार्मूला हमने पहले से डिस्कस कर रखा है, और चौथा फार्मूला में ये हो गया, आपके पास 4 फार्मूला हो गया, सी नॉट बाई 2 के, ठीक है, हाफ लाइफ टाइम। अब देखिए ये हाफ लाइफ टाइम जो लिखा है, टी हाफ लाइफ टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, यानी कि कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, नहीं करता है, क्योंकि जो इसका पावर कितना 1 है तो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। यानी कि जे कंसंट्रेशन को बढ़ा दीजिएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ा दीजिएगा तो टी हाफ लाइफ टाइम बढ़ जाएगा। जैसे कि ए से बी जा रहा है, अगर ये 5 मोल है, ठीक है, और इसको 5/2 मोल होने के लिए 5 सेकंड लग रहा है, 5 सेकंड लग रहा है,
और आप कह रहे हैं कि अगर ये 10 मोल सेकंड में एक्सपेरिमेंट 10 मोल ले लिए तो इसके लिए 5 मोल होने के लिए कितना लगेगा भाई, तो ये अब कहता है 10 सेकंड लगेगा, क्योंकि जी ये कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन कम था तो टाइम कम लगा, इनिशियल कंसंट्रेशन ज़्यादा कर दिया तो टाइम अब ज़्यादा लगेगा। क्योंकि जी क्या होता है, ये देखिए टी हाफ लाइफ टाइम ज़्यादा लगेगा कब, जब जे इनिशियल कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे और घटाएंगे। अगर बढ़ाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, घटाएंगे तो कम टाइम लगेगा। यानी कि सेम एज वही बात है, अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है जो आपने कंसंट्रेशन को क्या लिया। ठीक है, तो यही चीज़ें लिखा हुआ है। हाफ लाइफ पीरियड हाफ लाइफ डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन पे हाफ लाइफ डिपेंड करता है। ठीक है, अगर देखिए ये टी 75% या इसी को हमने टी 50% को 1/2 लिख रहा था, यानी कि टी 50% लिखता था। ठीक है, अब कहता है टी 75% का मतलब ही होता है, आप जानते हैं 3/4 हो जाता है, यानी कि टी 3/4 लिख सकते हैं हाँ या ना बोलो, क्योंकि ये 100% था, 100 को डिवाइडेड कर देते ये 3/4 होता है, तो टी 3/4 लिख सकते हैं। अब कहता है 75% रिएक्टेंट हैज़ बीन कंज्यूम्ड। अगर 75% रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाएगा तो हमारे पास कितने बचेंगे, आप जानते हैं C0 से कहाँ जाना पड़ेगा, C0/4, क्योंकि ये 75% कंज्यूम हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा 25% तो बचेगा, ये 25% रिमेनिंग है, इट्स ए रिमेनिंग एंड दैट इज इक्वल टू CT, यानी कि CT का वैल्यू हमारे पास इतना है, तो आप फॉर्मूला पुट कर दीजिए C0 माइनस CT इक्वल टू KT। आप जानते हैं क्योंकि जो टाइम T पे, अब यही टाइम निकालना है, ये आपको टाइम है, कौन सा टाइम है भाई, 3/4 वाला टाइम है, ये निकालना है। तो अब क्या करेंगे, C0 माइनस कितना बचा है भाई, C0/4 दीजिए, C0/4 दैट इज इक्वल टू K इंटू T। अब यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 3 C0/4 एंड दैट इज इक्वल टू KT। और यहाँ से जब करेंगे तो ये नीचे में आ जाएगा, तो क्या मिलेगा, T इक्वल टू क्या मिलेगा, 3 C0/4 K। यस सर नो बोलो, 3 C0/4 K। अब ये T जो है क्या है, दैट इज इक्वल टू 75%। ठीक है, 75%, यानी कि इसी को क्या बोलते हैं, T इक्वल टू 3/4। क्यों, क्योंकि ये जितना खत्म होता है ना उसको लिखते हैं। अब ये नहीं कहना है जे सर 25% बचा है तो इधर 25 ही कर दो, T 25% कर दो, नो इट्स रॉन्ग। हमको तो ये T टाइम कब निकालना है, ये कितना खत्म हो रहा है उसके ऊपर में। T 100% लिख रहे थे कब, जब जो 100% कंज्यूम हो जाता था यहाँ पे, यानी कि टोटल का टोटल 100% यहाँ पे बन जाता था, सब के सब कन्वर्ट हो जाता था, तो 100% लिखते हैं, यानी कि कितना कंज्यूम होता है उसके बारे में ये T उतने 75% लगेगा, तो 75% के लिए टाइम तो ज़्यादा है ना, दैट्स वाई। तो आपने क्या सीखा, जे T इक्वल टू, या यूँ कहें जे T 75% दैट इज इक्वल टू 3 C0/4 K। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं है, देखो इधर T इक्वल टू क्या होता था, C0/K। कब किया मैंने, जब ये 100% था। अब T इक्वल टू 50% किया था, क्या करना है, C0/2K। क्यों, क्योंकि ये 50% था, 1/2 कर दो, 1/2 करते हैं तो 50% हो जाएगा। अब कहता है जे T इक्वल टू 75%, जब 75% टाइम ही तो निकालना है, तो C0/K कर दो और 3/4 कर दो, यानी कि इसके लिए 75% को, तो कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, सब कुछ एक दूसरे से मिलता जुलता है। आपको T इक्वल टू T 100% के लिए C0/K कर दीजिए, T 50% के लिए क्या कर देंगे, दैट इज इक्वल टू C0/2K कर दीजिए, और T 75% के लिए क्या कर देंगे, 3/4 C0/K कर दीजिए। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं है, सब कुछ बिल्कुल आप कैलकुलेटिव है, तो इसके लिए आप निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू T। अब देखिए हमको तो क्या पता है, ये हमारे पास क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम देता है, दैट इज इक्वल टू T हाफ, ये T हाफ देता है, और T 3/4 है, दैट इज इक्वल टू T 3/4। अगर T हाफ दिया है और T 3/4 पूछता है तो क्या वी कैन कैलकुलेट इट, हम कर पाएंगे, जरूर कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि देखो अगर T हाफ की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ से यहाँ पे देता हूँ, अगर बात करें T 3/4 जिसको निकालना, और उसके बाद T हाफ कर दो, तो ऊपर में क्या लिखूं भाई, 3/4 C0/K कर दूं, नीचे में क्या लिखूं भाई, C0/2K ऐसा लिख दूं। अब देखिए ये C0K ये तो कट जाएगा, क्या बच जाएगा मेरे पास, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, 6/4 एंड दैट इज इक्वल टू 1.5। तो हमने क्या सीखा, जे T 3/4 इक्वल टू T 1/2 इंटू 1.5, यस सर नो। यानी कि अगर हमारे पास T हाफ गिवन होगा
तो t3/4 पता चल जाएगा। अगर मुझे t3/4 गिवन होगा तो t हाफ पता चल जाएगा। कैसे? क्योंकि जो t3/4 डिवाइडेड बाई 1.5 कर दीजिए दैट इक्वल टू t हाफ। यस और नो? यानी कि जो हमको रिलेशन इसी में निकल के आया। क्या निकल के आया? 3/4 क्या है और t हाफ क्या है। यस और नो बोलिए, यस और नो बोलो। तो ये है आपके पास, ये है 3/4 हाफ दैट इक्वल टू, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और हर जगह हम इसको रिलेट करेंगे क्योंकि यही पूछा जाता है। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन को देखिए। ए से बी चले गए, ये लिखा हुआ दी जाता है जीरो ऑर्डर, क्योंकि जो पावर में जीरो है, जीरो ऑर्डर में। इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीजेज फ्रॉम, डिक्रीज हो रहा है 0.1 से लेकर के 0.05 तक इन 10 सेकेंड। टाइम दे दिया, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ए आफ्टर 15 सेकेंड। तो सेम है, तो C0 माइनस SCT इक्वल टू KT कर दीजिए। यही फॉर्मूला पे लगेगा आपको। पहली बात, ये फॉर्मूला से आपको लगेगा। अगर आप मेथड से मानते हैं, फॉर्मूला से नहीं जाते हैं, तो क्या कह रहा है 0.1 से कहाँ जा रहा है भाई 0.05। कितना का कम ही हो रहा है ये? तो हाफ का, तो 1/2 एंड दैट इज इक्वल टू कितना सेकंड लग रहा है 10 सेकंड। ये देख करके, ये डेटा गिवन है यानी कि डेटा सिंपल है इसलिए कर रहे हैं। 0.1 से 0.05 जा रहा है। मैंने क्या कहा 0.1 से 0.05 जा रहा है और 10 सेकंड इसका टाइम लग रहा है। तो इसके लिए टी हाफ हो जाएगा क्योंकि जी ये बिल्कुल आधा हो रहा है, बिल्कुल 50%। चलिए अब इसके लिए क्वेश्चन क्या पूछा है, वेर इज इट। जीरो में इतना 10 सेकंड कैलकुलेट द कंसंट्रेशन। अब 15 सेकंड पे पूछा है, ये देखो क्या पूछा है, आफ्टर टाइम 15 सेकंड। जब 15 सेकंड पे पूछा है तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम ये भी जानते हैं ये t 3/4 इज इक्वल टू 1.5 इंटू क्या होता है टी हाफ। तो यहाँ से अगर देख कर आप बता सकते हैं जब भैया टी हाफ इज इक्वल टू 10 सेकेंड और 1.5 दैट इज इक्वल टू 15%, यानी कि 15 सेकंड हो रहा है। अगर तो यानी कि t/3 निकाल लें तो काम बन जाएगा। तो हमारे पास हाफ लाइफ टाइम 10 सेकंड आ गया और उसमें क्या करें मल्टीप्लाई का 1.5 से, यानी कि ये वाला फॉर्मूला देखो, ये वाला फॉर्मूला से कर देंगे। ये वाला टी हाफ लाइफ टाइम कहाँ से आया, यहाँ से आया। और 1.5 t 1/2 एंड दैट इज इक्वल टू 15 सेकंड। 15 सेकंड हो गया यानी कि 75%। ठीक है, अब देखिए ये तो आपको एक रिलेशन पता चल गया जी भैया ये 15 सेकंड पूछा है, इसका मतलब t 3/4 पूछा है। तो अब आप जानते हैं ये जब यहाँ से 10 सेकंड लगता है इनिशियल कंसंट्रेशन में, यहाँ पे आने के लिए आधा लगने के लिए 10 सेकंड लगता है। यहाँ से आधा होने के लिए 0.025 होने के लिए कितना टाइम लगेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन लेते हैं उतना ही टाइम लगता है, जितना कम लेंगे उतना ही कम टाइम लगेगा। तो अब देखिए 0.1 से 0.05 तक जाने में 10 सेकंड, तो 0.05 से 0.25 जाने में 5 सेकंड। चूंकि ये कहता है जो इसके ऊपर डिपेंड करता है, जहां से चलेंगे वहीं पे डिपेंड करेगा, जो ज़्यादा लिए कि कम लिए। तो इससे देखिए अगर ये 0.1 है तो आधा होने के लिए 10 सेकंड लग रहा है। अब ये आधा बच गया ना, अब आधा से आधा बनने के लिए क्या होता कहता है 5 सेकंड लगेगा, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से एक हिट एंड ट्रायल मेथड कर सकते हैं या लॉजिक से आप देख सकते हैं। तो ये इतना बचेगा, यानी कि कितना बचेगा 75। आपको क्वेश्चन क्या पूछा, ये वाला पूछा। यहाँ पे कहीं पे नहीं दिखा रहा है जो 3/4 पूछा है, कहीं नहीं पूछा है, कहीं नहीं बता रहा, लेकिन आपको ये पता चल रहा है जो ये वाला है और यहाँ से आपको पता चल रहा है क्योंकि जो हाफ लाइफ टाइम यहाँ से आप पता कर लिया, आपने पता कर लिया 10 सेकंड है, पूछा है 15 सेकंड और आप जानते हैं 3/4 इक्वल टू 1.5 इंटू टी हाफ, यानी कि टी हाफ यहाँ पे 10 कर दें 5 कर दें तो 15 सेकंड हो जाए। इसका मतलब कि ये पूछा है यानी कि 75% डिसोसिएट हो चुका है। तो कितना बचा भाई, तो ये 50% डिसोसिएट हो गया। अब इसमें से क्या करेंगे 1 सेकेंड 50% डिसोसिएट कर दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब देखो इसका तो 75% ही बचा ना, ये वाला इसका 75% डिसोसिएट हुआ। कभी ये ना सोचे ये 50% हो गया, ये 50% हो गया तो दैट्स वाई 0 हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा नहीं होता है, इसका 50% करोगे तो कितना हो जाएगा 0.025। या आपके पास नहीं समझ में आया ना तो इसको कर लो 0.1 इंटू 75/100 कर दो, आपको आंसर आ जाएगा जो भी है 3/4 आ जाएगा इंटू 0.1 आ जाएगा। तो आप देख लेना इसके लिए क्या होता है 0.3/4 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा। देख लीजिएगा आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। नेक्स्ट दूसरा मेथड डिसोसिएशन पूछा है 70, यानी कि क्या बोलता है t 3/4
यानी कि ये 75% डिसोसिएट हो रहा है, तो ये भी फॉर्मूला जाए डिसोसिएशन का, x इज इक्वल टू के इंटू टी, यही डिसोसिएशन है। तो डिसोसिएशन के लिए x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है, यानी कि अमाउंट डिसोसिएट है तो 0.1 है, इसको कंज्यूम होने के लिए देखिए 0.5 होने के लिए 50% इतना कंज्यूम हो गया 10 सेकंड में, अब इतना ही बच गया, तो इनिशियल कंसंट्रेशन घट गया, तो इसको बोलता है जी ये कितना बचेगा बताओ, तो ये 0.5 यानी कि ये फिर से इसको कंज्यूम होने के लिए कितना 5 सेकंड लगेगा। चूंकि इसी से हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं, यूनिटरी मेथड से बोले यहाँ से यहाँ घटने के लिए 10 सेकंड, इसलिए यहाँ से यहाँ घटने के लिए 5 सेकंड लगेगा। ठीक है, तो ये आपके पास ये बच गया, यानी कि ये कंसंट्रेशन 15 सेकंड के बाद से ये बचेगा। तीसरा, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो ये बना दो, सी नॉट माइनस सी टी इक्वल टू के टी कर दें। सी नॉट का वैल्यू इतना है, सी टी का वैल्यू कितना है 0.5, क्योंकि ये गिवन है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 सेकंड टाइम इंटरवल दिया। पहला वाला इक्वेशन बना लीजिए, दूसरा इक्वेशन 0.025, अब पूछा 15 सेकंड पे, तो सी टी डैश कर दीजिए, के तो आपको कांस्टेंट होता है 15 सेकंड रख दीजिए, दोनों इक्वेशन को करते हैं 10/15 एंड देन इस सी टी का वैल्यू जाएगा तो 0.025 आ जाएगा। आप देख लीजिएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब सेम एज यहाँ पे क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आपको ये प्रीवियस क्वेश्चन था यही क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में केवल यहाँ पे 3 कर दिया और यहाँ पे b कर दिया। अब बोलता है जी b का प्रोडक्ट बताओ, यहाँ 3 कर दिया, यहाँ पे b कर दिया, देख लीजिए यहाँ 3 है यहाँ b, यानी कि अब इसके बारे में पूछा है भाई, इसके बारे में पूछा है, ये बताइए जी ये क्या सीन होगा। हमारे पास प्रोडक्ट कितना 75%, मतलब क्या 15 सेकंड का मतलब क्या हुआ, जो 75% का ए क्या हो गया डिसोसिएट हुआ, यानी कि 75% ये बना होगा, यस और नो 75%। बट यहाँ पे देखो 1:3 हो गया ना, यानी कि अगर ये x खत्म होगा तो ये कितना होगा 3x बनेगा, ये 3x बनेगा, यानी कि 75% अगर खत्म होगा तो ये कितना बना होगा भाई 75 इंटू 3 कर दीजिए, 75% इंटू 3 कर दीजिएगा, जो आंसर आएगा आ जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे बनता है। सेम एज इसका लैंग्वेज में यहाँ नहीं लिखा हूँ, से ए से 3b में चला गया, टाइम इक्वल टू 0. इतना सी नॉट हो गया, ये आपको पता चल गया क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है t इक्वल टू 10 सेकंड दैट इक्वल टू हाफ लाइफ टाइम इज इक्वल टू, ये पता है। ओके, राइट नाउ ये t इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ पे 0 है। अब कहता है ये हाफ लाइफ टाइम हमारे पास यहाँ पे आया था, हाफ लाइफ टाइम 10 सेकंड निकाल लिया। अब पूछा क्या है t इक्वल टू 15 सेकंड, यानी कि 75% पूछा है, यानी कि t इक्वल टू 75% पे, यानी कि 75% रिएक्टेंट डिसोसिएट हो चुका है, तो उसके बारे में तो इनिशियल कंसंट्रेशन इतना, फाइनल कंसंट्रेशन इतना, यानी कि दैट इज इक्वल टू सी टी। मैंने क्या लिख दिया भाई, यहाँ पे लिखो, ये देखो 15 सेकंड में अगर क्या बात हो रहा है सी नॉट माइनस सी टी इक्वल टू के टी, आपने यही जानते हैं ना, ये जानते हैं। अब यहाँ पे हमको क्या दिखाना था, यहाँ पे दिखाना है क्या जी, ये कंसंट्रेशन बचा कितना, हमको यही चाहिए ना, ये 15 सेकंड के बाद बचा कितना, तो 0.1 माइनस, आपको ये तो नहीं पता ना, तो आप कह रहे हैं एक्स डैश एंड दैट इज इक्वल टू सी टी डैश, यानी कि फाइनल कंसंट्रेशन मुझे इतना ही बचा है भाई, ये तो डिसोसिएट हो चुका है ना, तो हमारे पास सी टी डैश के लिए, यानी कि ये इसका नाम दे दिया मैंने सी टी डैश। अब इसी सी टी डैश को यहाँ पे पुट करो, नहीं तो यहाँ पे अगर ये एक्स डैश डिसोसिएट कर रहा तो ये कितना बनेगा भाई, या कोफिशिएंट 3 है ना, तो ये 3x डैश हो जाएगा। अब इसके बारे में निकालना है, फॉर्मूला में पुट कीजिए यहाँ पे देखो, ये फॉर्मूला जानते हैं सी टी डैश इक्वल टू के टी, ये सी टी रखिए, सी टी डैश रखिए, ये डैश रखा हुआ था, ये ए डैश लिखा है, सी टी रखना था सी टी रखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 0.1 माइनस ऑफ 0.1 इंटू एक्स डैश इक्वल टू के इंटू इतना। ठीक है, ये किसके लिए इक्वेशन नंबर 1 हो गया, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ये कब सा, ये 15 सेकंड के बाद, लेकिन आपके पास इंफॉर्मेशन 10 सेकंड वाला भी दिया है, तो 2 इक्वेशन बनाएंगे तभी तो बनेंगे। तो 0.1 माइनस 0.05 इक्वल टू के इंटू 1 सेकंड क्या बने, एक्स डैश का वैल्यू निकाल लीजिए। अगर एक्स डैश का वैल्यू निकल के आ गया ये, अब ये एक्स डैश का वैल्यू को यहाँ पे पुट करो, तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 इंटू एक्स डैश दैट इक्वल टू 0.075 एंड दैट इक्वल टू 0.225 योर आंसर। यस सर नो जी। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिख करके भेजिएगा, मैं 1 सेकेंड इस चीज़ों को मैं समझा दूंगा, लेकिन ये कुछ भी नहीं है, आप चीज़ों को समझ गए, आई होप सो, मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दिया। ठीक है, चले। अगर ये देखिए, अब ए से बी में जा रहे थे, अगर यहाँ कोफिशिएंट 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे एन लिख दिया, और ये एक्सपेरिमेंट दीज आर द एक्सपेरिमेंटली आया हुआ है, और ये लिख दिया, क्योंकि जब हम जीरो ऑर्डर की बात करें तो पावर में 0 है, ये एक्सपेरिमेंटल है। तो हम क्या देखेंगे,
जिस सी नॉट माइनस सी टी इक्वल टू के टी, हम तोता की तरह इसको रटेंगे नहीं, अगर रट लेंगे तोता की तरह तो ये गलत हो जाएगा। अब क्योंकि जो यहाँ पे हमने अभी तक देखा था ए से बी जा रहे थे तभी के ये फॉर्मूला में निकाला था। अगर यहाँ एन होगा यानी कि 2, 3, 4 कुछ भी होता तो ये होता है फॉर्मूला, यानी कि जहाँ जहाँ के का टर्म आएगा, ये के का टर्म जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ मल्टीप्लाई, यानी कि सी नॉट माइनस सी टी इंटू एन के, इसमें मल्टीप्लाई इंटू टी, के से ही मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं ये मैं अभी बताता हूँ। और टी हाफ लाइफ टाइम के लिए क्या होता है भाई, सी नॉट बाई 2k, तो अगर 2k कर देते हैं यहाँ पे तो 1 सेकेंड गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर ये दी जा रहा है, क्या हो जाएगा, सी नॉट बाई 2nk, यानी कि के टर्म जहाँ जहाँ आएगा वहीं पे n करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इसका रेट ला एक्सप्रेशन लिखो, r इक्वल टू क्या होता है माइनस डी ए बाई डी टी, और कोफिशिएंट में n लिख दो a से, एंड दैट इक्वल टू ये लिखा हुआ है। अगर ये दिया हुआ है तो r इक्वल टू के भी तो हो सकता है, क्योंकि ये इसके लिए टेंस टू 1 हो जाएगा ये वाला, क्योंकि जो पावर 0 है तो 1 के बराबर हो जाएगा। तो r इक्वल टू के, तो r इक्वल टू आपने क्या लिखा, r इक्वल टू ये लिखा, दैट इक्वल टू के लिख सकते हैं। अब यही क्या हो जाता है ना, ये वाला जाकर के यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा n इंटू के हो जाएगा। ठीक है, तो जब जब हमारे पास डी ए बाई डी टी हो जाए तो वहाँ पे ये n बाकी सब चीज़ों को छोड़िए, ये जो n है ये n जो है हमेशा k के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी अगर ऐसे दिया हुआ है तो हम क्या कर देते हैं, फटाक दें, जब क्वेश्चन में देगा और बोलेगा क्या जो टी हाफ लाइफ टाइम निकाल, तो आप क्या करेंगे, टी हाफ लाइफ टाइम 0 ऑर्डर दे दिया, आपको समझ में आ गया, टी हाफ लाइफ टाइम क्या करेंगे, सी नॉट बाई 2k कर देंगे। इट्स रॉन्ग, क्योंकि जी यहाँ पे क्या लिखा 5/2, यानी कि टी हाफ लाइफ टाइम दैट इज इक्वल टू सी नॉट बाई 2 इंटू 5/2 एंड देन के, ये 2 खत्म हो जाएगा, इसका मतलब सी नॉट बाई 5k आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू क्या, टी हाफ लाइफ टाइम। यस सर नो बोलो, हाँ बोलो जी। तो यहाँ से ये वाला फॉर्मूला ऐसे इसे पुट करेंगे तो सी नॉट बाई के। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम, ओके आई कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास, फर्स्ट ऑर्डर के बारे में बात करेंगे हम क्लास में, अगले क्लास में बात करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो ज़रूर आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उन बच्चों तक शेयर कर दीजिएगा जिन्हें इसे ज़रूरत है। ठीक है, चले, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।